Hello students and welcome back to my YouTube channel. Let's make the learning of mathematics very easy. वैसे तो +1 स्ट्रीम ऐसी है जिसमें हम अपने इंटरेस्ट से ही मैथमेटिक्स लेते हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी तरह से मैथमेटिक्स में अगर कहीं हम थोड़ी सी समझते हैं ना कि मुश्किल हो सकता है, तो हम उन मुश्किलों को दूर करें अपनी प्रैक्टिस से, अपनी समझ से। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आज करवाने का ये सोचा कि आपको लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स कराएं, सारे के सारे जो लॉज हैं वो करवाएं। ठीक है, अब तक आप जो कर चुके हैं ऑपरेशंस कर चुके हैं, बेसिक ऑपरेशन जो है इसकी यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, है ना। वैसे सब्ट्रैक्शन नहीं होता, डिफरेंस और एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये हम कर चुके हैं। तो लॉज में ये 6 लॉज हैं, जिसमें फर्स्ट है आइडेम्पोटेंट, दूसरा आइडेंटिटी, तीसरा कम्यूटेटिव, फोर्थ एसोसिएटिव, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इससे पहले, और फिर है डी मॉर्गन्स लॉ। 5 जो ये लॉज है ये तो सीधा सीधा बेसिक ऑपरेशंस पर है, पर डी मॉर्गन्स लॉ जो ग्रेट मैथमेटिशियन डी मॉर्गन्स ने दिए हैं, उस लॉ को करने से पहले हमें एक चीज समझनी है जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, देखो सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक होता है यूनिवर्सल सेट, है ना, जो आप पढ़ चुके हैं पहले, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इज द डॉन, ये डॉन है, इसमें सारे के सारे जो बाकी सेट है वो इसके सबसेट होंगे। ठीक है, मजाक की बात है, डॉन सीरियसली नहीं लेना कि पता लगे सर कनपट्टी पे रखता है क्या, नहीं। तो यूनिवर्सल सेट जो है दैट इज ए सेट which is superset of all the sets. Now I am talking about complement of a set. So I need to assume a set A. Clear? Then complement of a set will be A dash, which is termed as complement of set. Complement of a set. Okay. It means not A. Very useful term, very useful term. It is called not A and it will be used so many times in the probability chapter. 10th में भी यूज किया था ना, तो हम A के ऊपर बार लगा देते थे उस समय, लेकिन अगर A पे कॉम्प्लीमेंट सीख ले तो वो नोट A, उसको सेम ही मीनिंग है। ठीक है, नोट A, अगर मान लो आपके पास है एक सेट U और एक सेट है A, तो A डैश क्या होगा? A डैश विल बी U माइनस A। ठीक है, अगर हम इसे जनरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि A डैश इज ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट लिविंग एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट A के सभी एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी। ठीक है, जैसे यहां मैं एक यूनिवर्सल सेट एग्जांपल ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक सेट ए ले लेते हैं हम यहां पर 2 4 6। तो आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए डैश क्या होगा? यू माइनस ए। यू में से ए को माइनस करना, यानी कि यू के सारे एलिमेंट सिर्फ ए को छोड़कर। ए में कौन कौन से हैं? 2 4 और 6 है, तो 2 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, बाकी क्या रहेगा? 1 3 5 एंड 7। 1 3 5 एंड 7। दिस इज ए डैश। इसे सिंपली हम ए डैश भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। आई होप यू गॉट इट, समझ आ गया। चलिए इसके साथ हम जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी से शुरू करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। लेट
the universal set and A be a set such that A is a subset of U, then complement of set A is denoted as, कैसे डिनोट करते हैं इसे, अभी बताया A डैश और A C कॉम्प्लीमेंट ऑफ C और U माइनस A, ऐसे डिनोट करते हैं, इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of set U not containing elements of A. ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो U में तो हैं और A के बीच में नहीं कंटेन करने, ठीक है, जिसे हमने लिखा था अभी A डैश इज इक्वल टू U माइनस A, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट सिर्फ ए वालों को छोड़कर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम करने के लिए तैयार हैं हमारी आज के इन लॉज को, और कुछ प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड भी हैं, जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड भी हैं, वो भी हम करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ से। डेफिनेशन नोट बीच में पॉज करके कर लेना था, खैर चलते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या है ये आइडेम्पोटेंट लॉज? जब हम ए सेट का यूनियन ए सेट से निकालें, इसके दो लॉज हैं, ए सेट का यूनियन हम ए से निकालें तो ऑब्वियसली रिजल्ट क्या होगा, ए अपने आप से रिलेटेड है। बी, अगर हम ए और ए का इंटरसेक्शन निकालें तो वो भी क्या होगा, ए। यूनियन होता है सभी दो या दो से ज्यादा सेट्स को इकट्ठा कर देना, और इंटरसेक्शन होता है उनमें से कॉमन निकाल लेना। अगर मैं इस प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल लेना चाहूं तो वो क्या होगा, ए लेता हूं 1 2 3 4। अगर हम ये कहा जाए कि इन दोनों, इसका इसी से यूनियन निकाला जाए, यानी कि 1 2 3 4 यूनियन विद 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 यहां भी है, यहां भी है। चलो वैसे हम एक बार इकट्ठा कर देते हैं, सारे के सारे को कर दिया इकट्ठा। फिर सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि हर एलिमेंट सिर्फ एक बार होना चाहिए, तो इन चारों की जरूरत नहीं है, हटा दिया। जब हटा दिया तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 2 3 4, ये है क्या, ये ए ही तो है ना। अगर हमें ए इंटरसेक्शन ए निकालना हो तो सिर्फ वही बात है, अब ये यूनियन को हटाकर हम या इंटरसेक्शन कर देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखो ना 1 2 3 4 1 2 3 4 सभी में है, हो गया इंटरसेक्शन भी, ठीक है। इन दोनों लॉज को हम बोलते हैं ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। अब बच्चे सोच रहे होंगे, ले ये तो है ही, हमें पता ही है, ये होता ही है। हाँ भाई होता है, पर इनके कुछ नेम्स हैं, अगर वो हो जाए तो सोने पे सुहागा। सो दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। चलिए इसके बाद हम करते हैं आइडेंटिटी लॉज। आइडेंटिटी लॉज जिसमें सेट अपनी आइडेंटिटी ना खो, जिस सेट की हम बात करें वो अपनी आइडेंटिटी ना खो, ऐसा कब पॉसिबल है? सेकंड है हमारा आइडेंटिटी लॉज। ऐसा कब पॉसिबल है? देखो इसके भी दो केस है। एक, जब ए सेट का हम यूनियन किसी से निकालें, बेसिक ऑपरेशन दो ही है, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो आइडेंटिटी लॉ के लिए ए को किसके साथ में यूनियन निकालो कि यह ए ही रहे? आप कहोगे सर ए को ए कहोगे, या कोई ऐसा बी सेट जो ए का एक सबसेट हो।
आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जो हमेशा से ही ट्रू रहती है कि ए का यूनियन जब हम फाई के साथ करेंगे तो ये हमेशा ही ए होगा। क्लियर? अब चलिए, जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इंटरसेक्शन ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करे कि वो ए ही रहेगा। ये इंटरसेक्शन है। तो ए और कोई एक ऐसा सेट जिससे उनका कॉमन ए ही रहे, ऐसा सेट तो सिर्फ यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। ये बात तो सीधी क्लियर है। अगर यूनिवर्सल सेट वाली बात लें तो फिर से हम ले लेते हैं ए 1 2 3 4 5 और यूनिवर्सल सेट ऑब्वियसली इससे ज्यादा एलिमेंट होंगे और ये सारे तो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमेशा जो सेट है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों का कॉमन निकालूं, ए इंटरसेक्शन यू निकालूं, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे आगे। चलिए, ए इंटरसेक्शन यू, ये 1 2 3 4 5 क्या है, सेट ए ही तो है ना, तो ये हो गई हमारी ए इंटरसेक्शन यू, जो कि ए के इक्वल होगा। ठीक है? इन जो ये जितने भी ये लॉज हैं या जितने भी थ्योरम्स हैं, इनको थ्योरम्स में भी काउंट करते हैं हम। इन सब के मैथमेटिकल प्रूफ्स भी हैं। अब कहोगे सर मैथमेटिकल तो ये भी है, उसमें हम जनरल टर्म लेके चलते हैं। भी एक्स ले लिया, उसका जो बिलोंगिंग ले ली, सबसेट ले लिया, जनरल जो टर्म्स होते हैं, जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं। यहां तो हम एलिमेंट एज्यूम करके आपको सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करके दिखा रहे हैं। एक आगे वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी विद प्रूफ करनी होंगी। ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में इनके प्रूफ्स हैं। ये है आइडेंटिटी लॉ, जिसमें सेट ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट नहीं की। ठीक है? इन दोनों प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए लॉ के साथ पॉज करके। ठीक है? इसके बाद हम चलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। हालांकि जिन्होंने एक्सरसाइजेस कर ली है 1.4 तक, उनके लिए तो ये बच्चों का खेल हो गया। थर्ड है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है कि अगर सिर्फ एक ही ऑपरेशन दो या दो से ज्यादा सेट्स में है, जैसे ए यूनियन बी है, तो ये बी यूनियन ए भी होगा। ठीक है? वो तो कोई बड़ी बात नहीं, यूनियन पे ही हम कॉम्यूटेटिव लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीनों इकट्ठे लेंगे। ठीक है? तो अगर मैं इसे पहले ले लूं, नहीं ये एसोसिएटिव हो जाएगा भाई। ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसको हम एसोसिएटिव में करेंगे। ए यूनियन बी हो गया, और दूसरा इसके इंटरसेक्शन में अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल भी होगा। ठीक है? क्लियर? अब चलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ की ओर। इन लॉज के नाम जरूरी लिखने हैं, जरूर याद करने हैं। एसोसिएटिव लॉज, एसोसिएटिव लॉज नाम से समझ आ रहा होगा, एसोसिएट कर देना। देखो, मान लो यूनियन की बात करें तो 3 ए यूनियन बी यूनियन सी, और सामने भी हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं इन दोनों को एसोसिएट पहले कर दूं तो इसका मतलब है कि हमें बी यूनियन सी पहले निकालना है, बाद में उसके साथ ए यूनियन करना है। ठीक है? तो ये किसके इक्वल होगा? चाहे हम इसकी एसोसिएशन लास्ट दो की कर लें, चाहे पहले दो की कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, चाहे इसमें ए एलिमेंट, ए के एलिमेंट लेता हूं मैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट ले लेते हैं हम 2 4 6 8, और सी के एलिमेंट ले लेते हैं हम 6 7 9। ठीक है? देखो, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है? तो इसमें पहले मैं निकालूंगा बी यूनियन सी,
क्योंकि ये ब्रैकेट में है, मोड मास का रूल ही समझ लीजिए जाए। बी यूनियन सी निकालेंगे तो बी और सी का यूनियन क्या बनेगा, 2 4 6, 6 उसमें भी है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ये सारे आ जाएंगे। 2 4 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब इसके साथ मैं कर देता हूं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और अगर कि आपको लिखने का तरीका भी समझना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये हो गया ए, फिर यूनियन, ये बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है यहां पर 2 4 6 7 8 9। चलिए करें मिलान फिलान, 1 2 3 4, एक के आगे 2 पहले आ चुका है, जरूरत नहीं, 4 पहले आ चुका है, जरूरत नहीं, लेकिन ये 6 7 8 9 ये जरूर आएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। राइट हैंड साइड में हमने क्या लिया था, ए यूनियन बी, यूनियन सी है तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या बनेगा, 1 2 3 4, ये चारों, और फिर यहां से 2 और 4 पहले आ चुके हैं तो 6 8। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं ए यूनियन बी एसोसिएटेड विद सी। सी के साथ एसोसिएट करने के लिए फिर से लिख देते हैं 1 2 3 4 6 8, इसका यूनियन किसके साथ करना है, सेट सी का, यानी कि 6 7 और 9। चलिए क्या बन गया ये 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9। जरा इसे देख लो और जरा इसे देख लो, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। ठीक है, आपके लिए इसी क्वेश्चन पे वेरीफाई कर लेना, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये थी यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन की। दूसरी प्रॉपर्टी जो बनेगी इसमें वो बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हमने एसोसिएट करना है, इधर भी लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ये दोनों ले लो, फिर ये दोनों ले लो, यानी कि इनके रिजल्ट्स का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये थी हमारी एसोसिएटिव लॉ। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है, या नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट थ्योरम है, जैसे मर्जी कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो, जब हम बचपन में सीखते आ रहे थे कि कोई चीज इकट्ठी आ जाती है तो उसमें से हम कॉमन ले लेते थे, इसमें तो कॉमन लिया हुआ है, हमें बस डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसको आसानी से किया जा सके। देखो, दो लॉज हैं, एक है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इसे हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, इसे बोलते कैसे हैं कि इट इज यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। ठीक है, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम क्या बनेगी, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक प्रॉपर्टी मैं करवा देता हूं, एक आप अपने आप कर लीजिएगा। ए सेट ले लेते हैं हम 1 2 3 4, ऐसे ही बी सेट ले लेते हैं हम 3 4 5 6। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर, 6 7 8 एंड 9। तो सबसे पहले हमने निकालना है ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसे यूज करेंगे। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, क्या बनेगा वो, ए यूनियन बी का 1 2 3 4 ये है, और इधर से 5 6, और साथ में हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी। ये अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए यूनियन सी क्या बनेगा भाई, 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 6 7 8 9, सभी को इकट्ठा कर दिया। अब है क्या राइट हैंड साइड पे, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड माने और इसको राइट हैंड साइड माने तो हम ये राइट हैंड साइड अब सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको अब हम कंबाइन करें ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो ए यूनियन बी हमारे पास ये है और ए इंटरसेक्शन सी ये है, तो दोनों में कॉमन देखो क्या है, एक 3 एक 4 और एक है 6, है ना। तो ये आ गया 3 4 एंड 6। क्लियर। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी फॉर लेफ्ट हैंड साइड। बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये देखिए 6 कॉमन है, ये हमने सेट में लिख दिया। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। गलती कर दी क्या, कुछ ना कुछ तो हुई है। अभी यहां पर 1 भी था अभी और 2 भी था, ये रह गए थे हमारे 1 2। तो यहां हमारे पास ए बन रहा है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, नहीं यूनियन है यहां पर, यूनियन 6। दोनों सेट्स को मिला दीजिए 1 2 3 4 6। जरा चेक कर लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया 1 2 3 4 6 और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आया 1 2 3 4 6, विच इज वेरीफाइड। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको ये सब प्रूव करके अभी नहीं दिखाने, आपको प्रूव करने का तरीका जो अलग है, स्टैंडर्ड वे है, वो करना है। ये सिर्फ आपको अपने माइंड में रखने हैं, जहां कहीं कुछ निकालना हो वहां इसे यूज करना है। ठीक है, चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। अब हम करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो लॉ है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। डी मॉर्गन्स लॉ, देखो इसमें क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट या होल कॉम्प्लीमेंट जैसे बोलना चाहें, विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, ये वो नहीं है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाता है। और सेकेंडली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, एक एग्जांपल से करते हैं। चल ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि अब कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है, वरना तो इसकी डेफिनेशन ही नहीं बन सकती। 5 6 7 8 ए सेट हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और साथ में बी सेट ले लेते हैं 3 4 5 6। इसे मैं प्रूव कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी का डैश। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी पहले ए यूनियन बी की, तो चलिए ए यूनियन बी निकालते हैं। यहां है 1 2 3 और यहां 4 5 6 साथ में ऐड हो जाएंगे। 3 दो टाइम है तो एक बार लेंगे हम, 3 4 5 6। अब हमें निकालना है इसका ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो ए यूनियन बी का डैश कहां है जरा देखो, ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी डैश, वैसे मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन लर्न कराने के लिए कहता हूं, यू माइनस ए यूनियन बी का डैश। यू के सारे एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, तो बाकी क्या रहेंगे 7 और 8। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए डैश की, यानी कि u माइनस ए, 1 2 3 को छोड़ दीजिए, u माइनस ए 1 2 3 को छोड़ के बाकी क्या रहेंगे 4 5 6 7 एंड 8, और साथ में हमें चाहिए बी डैश। बी डैश क्या होगा 3 4 5 6 को छोड़ के, ये 3 4 5 6 को छोड़ के 1 2 7 8 1 2 7 8। अब हमने निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश।
हाँ जी, ये रहा ए डैश, ये रहा बी डैश, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ये और ये, 7 और 8 ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गए। तो देखो ना, ये और ये वेरीफाई हो रहे हैं। ठीक है, आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी, सारे के सारे लॉज माइंड में रखने हैं और जरूर याद रखने हैं, ताकि जहां कहीं इन्हें यूज किया जा सके यूज करें। और फिर मैंने आपको कुछ बताया था कि कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो अब हम करते हैं। मुझे हमेशा से ये लगता है कि जो हम 10th में बहुत कुछ प्रैक्टिस कर करके आए होते हैं, भाई जो इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, एपी करो, एपी तो चलो हमारे इसमें भी है। जब ये नया चैप्टर से होता है ना +1 का, तो बच्चों को लगता है यार ये तो खेल है, और वास्तव में है भी खेल। +1 का मैथमेटिक्स सच में एक खेल है, जिसे खेलते खेलते करो और बात को समझ के करो, तो मतलब आपका एक ना लेवल होगा मैथमेटिक्स को करने का। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट में देखो क्या क्या है इसमें प्रॉपर्टी। सबसे पहले डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए का डैश करेंगे, बात समझने की है, आप समझ जाएंगे। ए डैश का डैश करेंगे यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बन जाएगा ए। बात समझ आई? नहीं आई? आ जाएगी। लो, यू सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, छोटा सेट लेके समझ आ जाते हैं आपको। ए सेट है 1 2 3। ठीक है, पहले हम ए डैश करते हैं, क्या बना 4 5। अब हम ए डैश का डैश करते हैं, तो ये 4 5 को छोड़ दीजिए, इसमें माइनस करेंगे हम, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाकी बचेगा 1 2 3। क्या है ये? ए ही तो है कि नहीं? चलो दूसरा, अगर हम 5 का डैश करें, मतलब कुछ ना का डैश करें, जब हम किसी भी चीज, कोई चीज है ही नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, तो वो क्या होगा? यू। क्लियर? थर्ड, अगर हम u का डैश करना चाहें, दैट विल बी 5। ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हम कर रहे हैं, मतलब इनको अगर हम ये सोचे ना, बड़ा यार अजीब सी कहानी है, अजीब सी कहानी तो कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है। मतलब बात करने में, जैसे बात कर रहे हैं वैसे समझ आ रहा होगा कि ए डैश का डैश करेंगे तो ए होगा, यू डैश करेंगे तो 5 होगा, 5 डैश करेंगे तो यू होगा, है ना? चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक आधा क्वेश्चन दे देता हूं और देखता हूं कि आप उसे आंसर कमेंट में लिखेंगे या नहीं। तो क्वेश्चन है, सेट आपको निकालना है U यानी कि यूनिवर्सल सेट। क्या ले? इट इज सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1। ठीक है, इन DAV पब्लिक स्कूल। ठीक है, ए जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑल बॉयज ऑफ क्लास +1 ऑफ सेम DAV पब्लिक स्कूल। मतलब क्योंकि DAV के तो सब पूरे, मतलब सब जगह ब्रांचेस हैं, तो सेम लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर अलग अलग स्कूल ना सोचने। ऑफ सेम DAV पब्लिक स्कूल। तो अब हमने फाइंड करना है ए डैश। हरी अप एंड आंसर दिस। ठीक है, आप 1.4 एक्सरसाइज और साथ में 1.5 एनसीईआरटी का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही हो जाने वाले हैं, ये ज्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हाँ होने वाले हैं सारे। फिफ्थ नहीं होगा, बाकी सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करें और नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.5 जो है
उसके इजी क्वेश्चंस को छोड़ के जो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको करवाएंगे। और तब तक के लिए गिव मी द परमिशन, सो हैव अ वेरी गुड टाइम and please subscribe my channel and share with your friends so that everybody can get the knowledge, everybody can practice them. Chaliye, thanks a lot, have a good time.